विद्वान वक्ता और विद्वान प्रोफेसर योगेश जी, जैन साहब, डॉक्टर धर्मेंद्र पारे, सुरेंद्र जैन साहब बैठे हैं सामने, हेमंत टाले की कहीं जीते थे अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, मेरे विद्वान मित्र इस कार्यक्रम के सूत्रधार ज्ञानेश चौबे और निसंदेह हरदा के बुद्धिजीवी श्रोताओं, आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। हम लोग अभी मंच पर जो बैठे थे लगभग बेचारगी की स्थिति में, और अग्रवाल साहब बता रहे थे कि हम बहुत कम बोलेंगे क्योंकि अभी जो हरदा के 8-10 वक्तव्य हुए जिसमें ज्योति जी का भी और सुनीता जी का भी और आभा कश्यप का भी और तमाम सारे लोगों का, उससे हरदा की वक्तव्य शैली का भी पता लगा, वाचालता का भी पता लगा और इस सहजता से पता लगा कि लोग अपने शहर के लेखक को, अपने शहर के रचनाकार को, उसकी किताब को कितना सम्मान दे सकते हैं। ये हरदा से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, ये हरदा से हमको सीखना चाहिए। दरअसल मैं किताबों की आलोचना किया करता हूँ। मेरी व्यंग में जो कुछ भी ज्ञानेश भाई ने बताया वो तो दूसरी बात है, लेकिन मैं बतौर समीक्षक यहाँ उपस्थित हूँ और लगभग 5-6 पृष्ठों का आलेख मैंने लिखा है। ये आपको धमकी देने के लिए या डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वो 5-6 पृष्ठ यहाँ पढ़ूंगा लंबे लंबे तो आपकी बेचैनी का और आपकी अस्थिरता का मुझे आभास होना चाहिए। आलोचकों के बारे में रघुवंशी जी बहुत अच्छा जानते हैं, खुद बड़े प्रखर आलोचक हैं। बाबा नागार्जुन की एक कविता है कि अगर कीर्ति का फल चखना है, अगर कीर्ति का फल चखना है, कलाकार ने फिर सोचा आलोचक को खुश रखना। धर्मेंद्र की जवाबदारी है कि वो मुझे किस तरह से खुश रखते हैं। जाते में देगा। बहरहाल थोड़ा गंभीर होकर कहूं तो ये स्वातंत्र समर जो किताब है, दरअसल इसमें स्वातंत्र समर तो है ही, असली बात जो है वो ये है कि इसमें भुआना है। मेरे लेख का जो शीर्षक है ना, वो इसमें स्वातंत्र समर नहीं है, मैंने इसको कहा है इतिहास के नजरिए से भुआना। असल में इसमें भुआना ज्यादा है, स्वातंत्र समर कम है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि धर्मेंद्र को ये मौका मिल गया किसी बहाने भी, चाहे स्वराज संस्थान के बहाने, चाहे मध्य प्रदेश शासन के बहाने, और उन्होंने सोचा कि वो अपनी मिट्टी का ऋण अदा कर दे। ये किताब दरअसल अपनी मिट्टी का ऋण अदा करना है, ये उन्होंने किया है। इस किताब की मेकिंग, ये जो किताब बन रही थी और इसके शुरुआती पन्ने मैंने पढ़े हैं वहीं डॉक्टर धर्मेंद्र पारे के घर बैठकर। सुरेंद्र जैन के समय भी एक प्रकाशन आया था जो कहीं न कहीं जिसमें पुआणी थी, जिसमें हरदा था, जिसमें ये पूरा इलाका था। बाद में कलेक्टर साहब ने प्रकाशन किया, उसमें भी मैं शामिल हुआ था, उसमें भी मैंने अपना लेख जो धर्मेंद्र के संपादन में आया। ये सब दूसरी चीजें मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये किताब बन रही थी
उससे मैं वाकिफ था और मैं उसको पढ़कर लगभग चमत्कृत हुआ था और मुझे लगा कि अगर ये काम होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी चीज बनेगी, ये इतिहास की एक संजोने लायक किताब बनेगी। और वही हुआ। मगर इस बीच ये भी हुआ कि धर्मेंद्र का ट्रांसफर हो गया और मैं हालांकि उनके वो विपत्ति के दिनों में उनसे मिलना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिला। लेकिन जो रचनाकार अपनी विपत्ति के क्षणों को क्रिएशन में बदल लेता है, रचनात्मकता में बदल लेता है और उससे लड़ने के लिए जो कलम को हाथ में लेता है और सृजन करता है, वो रचनाकार डॉक्टर धर्मेंद्र। मुझे वो एक शेर याद आता है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती, जो मेरी खिलाफत करते हैं उससे मेरा व्यक्तित्व बनता है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। धर्मेंद्र को जो है अपने दुश्मनों के प्रति उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने इनका ट्रांसफर कराया हो या जो कुछ भी हुआ हो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, वही अभी कह रहे थे। तो बहरहाल उन्होंने उसका फायदा उठाया, उस कठिन घड़ी का। और बल्कि मैं कहता हूं कि हम सबको भी, जो हम रचनाकार नहीं है, हमको भी अगर कोई विपत्ति आती है तो उन क्षणों को अगर हम सृजन में बदलें, क्रिएशन में बदलें, सद्भावना में बदलें, सत्कर्मों में बदलें, तो मैं समझता हूं कि वो बड़ी चीज होती है। ये धर्मेंद्र के कृत्य से हमको। एक दूसरी बात, मैंने जैसा कहा कि इसमें स्वातंत्र समर तो है ही, लेकिन इसमें आंचलिकता भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आंचलिकता को बचाने की जरूरत है। देखिए, आंचलिकता को साहित्य में या पत्रकारिता में दोयम दर्जे की चीज मानी जाती है। यानी अखबारों को आंचलिक पत्रकारिता और राष्ट्रीय पत्रकारिता, यानी जनसत्ता जो है वो राष्ट्रीय पत्रकारिता वाला मामला है, और जो हमारे छोटे मोटे अखबार हैं वो आंचलिक पत्रकारिता। तो ये जो विभेद है, इसके पीछे दृष्टि पत्रकार समाज की ये है, या अखबार के जो चलाने वाले लोग हैं उनकी ये है कि ये जो आंचलिकता है ये दोयम दर्जे की चीज है, असली चीज राष्ट्रीयता है। आप देखिए कि बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग करता है, उसके जहन में पूरा राष्ट्र नहीं है, उसके जहन में बिहार है। तो आज जो ये एक आरोप लगता है कि अपने अपने कुल्ल्या में गुड़ फोड़ रहे हैं, जो हमारे पुराने में कहावत है ना, अपने छोटे से दायरे में। लेकिन यही से अगर कोई रचनाकार या अगर कोई पॉलिटिशियन अपने प्रदेश, अपने अंचल को लेकर कोई बात करता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो वो मुझे वो ज्यादा सार्थक रचनाकार लगता है। आप बताइए, क्या बिहार की मेकिंग में क्या लालू यादव या उनके अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है उन्हीं का हाथ है, कि आप बताइए कि उसमें रेणु जी का भी कोई योगदान है? जिसने बिहार के ऊपर जो परिधि परिकथा नामक उपन्यास लिखा, उससे सारे भारत में बिहार की जो छवि बनती है, जो परिचय मिलता है, वो ही मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा सार्थक रचनात्मक काम था। अब ये अलग बात है कि आंचलिकता को लेकर जो लोग आरोप लगाते हैं, और कई बार हो सकता है धर्मेंद्र पर भी आरोप लगा, क्योंकि भुआना कितना बड़ा भुआना है, ये हमको सोचने की जरूरत है कि इस छोटे से इलाके के लिए जो आदमी अक्षर युद्ध कर रहा है, उसके बारे में आलोचक का आकलन क्या होना चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत है। एक और दूसरी बात है, इस तरह के साहित्य पर जो इतिहास पर लिखते हैं या पत्रकारिता पर लिखते हैं, आप मुझे बताइए कि आजकल साहित्य की क्या स्थिति हो रही है? रघुवंशी जी यहाँ पर बैठे हैं,
साहित्य की जो परंपरागत विधाएं हैं, कहानी, कविता और उपन्यास, तो उपन्यास का हाल यह है कि मैं आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। उपन्यास का हाल यह है कि हिंदी में उपन्यास की बहुत दुर्गति हो रही है। आपकी पूरा स्थान उपन्यास का अंग्रेजी ने ले लिया है। अगर उपन्यास कहीं चर्चा में है तो अंग्रेजी का उपन्यास चर्चा में। कविता की स्थिति को आप ले लीजिए तो कविता का हाल ये है कि अभी राजेंद्र यादव ने हंस में एक अपील की थी कि आप कृपया हमारे पास छपने के लिए कविताएं मत भेजिए, क्योंकि हमारे पास इतनी कविताएं आ गई हैं कि लगभग 2-3 साल तक हमको कोई कविता की जरूरत नहीं। और मैं अभी सर से चर्चा कर रहा था कि कहानी में हिंदी में इतनी प्रयोगशीलता हो गई है, इतनी प्रयोगशीलता, इतने नए नए तेवर के कहानीकार आ गए हैं कि प्रयोगशीलता बची है, कहानी की बची नहीं है। वो जो रेणु और वो जो प्रेमचंद और वो जो कहानी का एक जो मेटाफर लेकर आए थे वो कहानी नहीं है, प्रयोगशीलता ही प्रयोगशीलता। तो साहित्य में इस समय अगर कोई चीज काम कर रही है, अगर कोई विधा है तो वो साहित्य की इतर विधाएं हैं। सर आप गौर करें, आत्मकथाएं पढ़ी जा रही है, संस्मरण पढ़े जा रहे हैं, डायरियां पढ़ी जा रही हैं, और ये इस तरह के जो हरदा पर या अंचल पर लिखने वाले जो इतिहास है वो पढ़े जा रहे हैं। आप देखिए धर्मेंद्र की किताब उठाकर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें उपन्यास का ही मजा आता है। आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, आप शुरू करेंगे तो उसको खत्म कर देंगे। एक और दूसरी बात कि सांगठनिक रूप से या अकादमिक रूप से अभी तक भुआने पर कोई काम मेरा ख्याल है कि नहीं हुआ है।